ऑर्गेनाइज करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने वाले चीफ मिनिस्टर साहब हैं। देश के पहले अखिल भारतीय राज्यों के पानी के विषय में पानी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर काम करने वाले मंत्रियों के इस सम्मेलन में जिसे हमने वाटर विजन 2047 ऐसा नाम दिया है। उद्घाटन के सत्र में मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और जिनके नेतृत्व में पिछले लगभग पौने 2 दशक के कालखंड में मध्य प्रदेश ने सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, मंच पर उपस्थित इसी मध्य प्रदेश की धरती के जाए मंत्रिमंडल के मेरे साथी आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री के नाते अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे आदरणीय श्री तुलसी सिंह सिलावट जी, विभाग में सचिव आदरणीय श्री पंकज कुमार जी, आदरणीय अविनी महाजन जी, इस सभागार में उपस्थित सभी राज्यों से आए हुए माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार और राज्यों की सरकारों के सभी अधिकारीगण, मैं इस वाटर विजन 2047 का मेजबान होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं कि इतनी सर्दी में आप सब लोग देश के दूरस्थ क्षेत्रों से आज इस 2 दिन के सम्मेलन में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार और उनकी सारी टीम का भी आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जब हमने इस विषय पर चर्चा करना प्रारंभ किया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर भोपाल में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का न केवल न्योता प्रदान किया, अपितु उस कार्यक्रम के आयोजन की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। तो निश्चित रूप से इस बात का परिचायक है कि पानी को लेकर के उनके मन में कितनी बड़ी संकल्पना भी है और कमिटमेंट भी। शायद ये सुखद संयोग ही है और मेरा यह कहना इस बात से और भी अधिक परिपुष्ट होता है कि पिछले 10 दिन के कालखंड में मैं दूसरी बार मध्य प्रदेश में पानी के विषय पर हो रहे कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। पिछले महीने की 27, 28 और 29 तारीख को सुजलाम नाम से हो रही एक देश भर में चल रहे पानी के विषय पर काम करने वाले लोगों की विभिन्न संगोष्ठियों में, जिसका समापन मध्य प्रदेश में पिछले महीने में 27, 28, 29 तारीख को हुआ, जहां देश भर के पानी में काम करने वाले विभिन्न एनजीओस, इंडिविजुअल्स और इसके अतिरिक्त भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने एकत्रित आकर के इन्हीं विषयों पर विचार विमर्श किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जिस तरह की संकल्पना हम सबके सामने दी है, उस संकल्पना में जो उन्होंने जन सहभागिता के विषय पर बल दिया, जन मानस किस तरह से पानी के विषय पर काम कर रहा है और किस सोच के साथ में काम कर रहा है। जब उस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन तक मैं और आदरणीय शिवराज सिंह साहब जब वहाँ उपस्थित थे, मैंने उस दिन जिम्मेदारी के साथ में ये बात कही थी कि इतने सारे संगठन, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस जिस कमिटमेंट के साथ में काम कर रहे हैं, तब मेरा ये कन्विक्शन दृढ़ से दृढ़तर होता जाता है कि हमारा देश आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल सुरक्षित देश ऐसा होगा। मित्रों, माननीय हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पानी और स्वच्छता के क्षेत्र में विश्व भर में भारत के नाम को और भारत के प्रति सम्मान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले हम सब के नेता, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अभी हमें मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पानी के सभी पक्षों,
भविष्य में आने वाली चुनौतियों और उन चुनौतियों के समाधान की दिशा में जिस दृष्टि से हमें काम करने की आवश्यकता, उस पर विस्तार से हम सबके सामने विषय रखा। मैं मानता हूं कि उनके उस उद्बोधन के बाद शायद इस संगोष्ठी में किसी भी तरह के ट्रेंड सेटिंग और उसके ऊपर चर्चा करने की भी आवश्यकता शेष नहीं रही है। लेकिन क्योंकि औपचारिकता है, मुझे कहा गया है कि मुझे अपनी तरफ से कुछ बात करनी है। मैं आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका एक बार फिर आभार ज्ञापित करते हुए कुछ विषय आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के आघात के बाद में जहां विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं चौंकी और सहमी हुई थी, हमने न केवल सबसे तेज गति से रिकवर किया, अपितु वापस जिस गति से हम प्री कोविड पोजीशन में जिस गति से बढ़ रहे थे, उस गति को रीएस्टैब्लिश करके उस बेंचमार्क को भी पार करने में सफलता प्राप्त की। आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है, विश्व की सभी संस्थाएं इस बात को स्वीकार करती हैं कि आने वाले कुछ ही वर्षों में जो दुनिया के आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले बहुत सारी संस्थाओं ने उसके लिए 2027 के साल का अनुमान किया है कि उस समय तक हम जर्मनी और जापान, इन दोनों को पीछे छोड़ करके दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और अर्थव्यवस्था की प्रगति या किसी देश की आर्थिक प्रगति और उसमें पानी और बिजली दोनों की आवश्यकता और खपत, उन दोनों का डायरेक्ट कोरिलेशन है। हम 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुए, 3 से 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, 5 से 10 तक पहुंचेंगे। इसके स्पष्ट रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है। अतः इसी परिस्थिति में हम सबको आने वाले समय में हमारे देश में बढ़ने वाली पानी की आवश्यकता और आपूर्ति के विषय में एक मैक्रो लेवल पर एक समग्रता के साथ में विचार और मंथन करने की आवश्यकता थी। जो पानी की उपलब्धता पिछले 50 वर्षों से थी, माननीय सचिव महोदय ने अपने उद्बोधन में अभी जिस बात की चर्चा की कि जो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हम सबको उपलब्ध होता है वर्षा से, बर्फ से या इंटरनेशनल बेसिन से, वो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी के सापेक्ष जो हमारा टोटल हार्वेस्टेबल कंपाउंड है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, वो लगभग आधा ऐसा माना जाता है। और पिछले 50 वर्षों से यदि देखें, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बावजूद भी कुल आपूर्ति जो है लगभग समान बनी हुई। लेकिन क्लाइमेट चेंज के प्रभाव और दुष्प्रभाव जो अब आज हमें अपने दरवाजे पर दिखाई देते हैं, उसके चलते हुए रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हुए हैं, स्कैंटी रेनफॉल्स हुई हैं, इरेटिक रेनफॉल्स हुई हैं। उसके चलते हुए पानी के संग्रहण और हार्वेस्टेबल कंपोनेंट पर निगेटिवली इंपैक्ट हुआ है और आगे आने वाले समय में और भी अधिक होने वाला है। दुनिया भर की आबादी के 18% हमारे पास आबादी है, उसके सापेक्ष केवल 4% स्वच्छ जल संसाधन हमें प्रकृति से मिले। और आने वाले समय में जिस तरह की चुनौतियां हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि सब तेजी से बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन जिसकी चर्चा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, अर्बनाइजेशन के साथ साथ में जो पानी की डिमांड और अर्बनाइजेशन का काउंटर प्रोडक्टिविटी की उसके कारण से बढ़ने वाली जन संसाधनों के प्रदूषण की चुनौती, इन दोनों को देखते हुए हमें समग्र रूप से प्रबंधन की आवश्यकता है। अभी सचिव महोदय जब अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले 50 वर्षों में पर कैपिटा पानी की अवेलेबिलिटी कम हुई है और वो 5000 क्यूबिक मीटर से घट करके 1500 क्यूबिक मीटर्स के आसपास में आई है, और आने वाले समय में 2047 तक यदि हम कल्पना करें तो ये घट करके शायद 1200 क्यूबिक मीटर से भी नीचे चली जाने वाली। और ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप से हम सब के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवस्था खड़ी करने वाली। हम सब लोग मिलकर के इन विषयों पर चर्चा करें, किस तरह से समग्र रूप से इन विषयों का समाधान हम कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार विमर्श करें। जो पानी की उपलब्धता, यदि जिस तरह से मैंने कहा कि कुल हार्वेस्टेबल कंपोनेंट के अगेंस्ट जितना हम यूटिलाइज कर पाते हैं, वो कंपोनेंट भी लगभग 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर से कुछ ज्यादा होता है। आज की जो वर्तमान में हमारी आवश्यकता है और जितने पानी का हम उपभोग कर रहे हैं वो 700 BCM के आसपास है। इस 700 BCM में
450 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हम अपने विभिन्न जल स्रोतों के माध्यम से, जो चाहे बड़े बांध होंगे, रिजर्वायर्स होंगे, छोटे माइक्रो इरिगेशन के लिए बने हुए पॉन्ड्स होंगे, उन सब के माध्यम से, और लगभग 250 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हमारे भूगर्भ के जल स्रोतों से हम दोहन करते हैं। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से भूगर्भ के जल पर हमारी निर्भरता है, और उस निर्भरता के कारण से अति दोहन और अति दोहन के कारण से बढ़ती हुई चुनौतियों के कारण से जिस तरह की परिस्थितियां हम सबके सामने खड़ी हुई हैं, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी की लिमिटेशन, देश के सबसे बड़े बांध से लेकर के सबसे छोटी जल संरचना जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, उन सबको भी यदि जोड़े तो 260 बिलियन क्यूबिक मीटर, जो टोटल हार्वेस्टेबल कंपोनेंट का लगभग 10-12% होता है, 12% के आसपास उतना ही हम जल संरक्षित कर पाते हैं। और उसका भी लगभग 70% देश के 143 बड़े बांध हैं उनमें संरक्षित करते हैं। इसके चलते आज जिस तरह की चुनौती हमारे सामने है, यदि मैं मोटे तौर पर देखूं देश के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे पास 1143 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है और 700 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का लगभग हम उपभोग कर रहे हैं। लेकिन मोटे पिक्चर में ऐसा दिखाई दे सकता है कि हम जो है हमारे पास में पर्याप्त जल उपलब्ध है, लेकिन जिस तरह से जियो स्पेशियल वेरिएशन देश में है, बड़ा देश होने के नाते जिस तरह के अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, एक तरफ उत्तर पूर्व का भारत है जहां 11,000 मिलीमीटर के आसपास बरसात होती है, वहीं दूसरी तरफ मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां 100 जो है मिलीमीटर तक ही बरसात, 100-150 मिलीमीटर बरसात भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। इसलिए चुनौतियां आज भी हमारे सामने और आने वाले समय में ये चुनौतियां और भी बढ़ने वाली। और अगर 2047 के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं देखूं कि 2047 पर जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जो पानी 50 साल से उपलब्ध हो रहा है, अगर क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट के बावजूद भी निर्बाध रूप से उतना ही मिलता रहा, तो भी हमारी आपूर्ति, जो हमारी कुल जल की उपलब्धता विज़ जितना पानी हम उपभोग करेंगे 2047 तक, हमारी जो आवश्यकता होगी, वी आर गोइंग टू, आवर रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू सरपास द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और यही वो विषय था जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जब मैं उन्हें इस बात की चर्चा की कि हम सब लोग बैठे हैं, हम सब लोग साथ बैठ करके समग्र रूप से इस विषय पर चर्चा करें कि 2047 तक, चूंकि जल राज्यों का विषय और राज्यों का विषय होने के नाते राज्यों की इस विषयों को लेकर के किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है, क्या विजन है, क्या दृष्टि है, कैसे आने वाले समय में राज्य की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए हम सब लोग किस तैयारी के साथ में काम कर रहे हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो आजादी के बाद से देश में इस तरह की परंपरा रही है कि हमने केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की आपूर्ति, कंटिजेंसी प्लानिंग, आज किस तरह की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति को लेकर के ही सरकारों ने काम किया। लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमारा देश एक विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब हम 2047 तक की कम से कम अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति की चिंता आज से करना प्रारंभ करें। राज्य भी कुल मिलाकर के जिस तरह से देश का पूरा अनुमान है, उसके दृष्टिकोण से राज्य का इंडिविजुअली उनके पास कितना जल संसाधन आज उपलब्ध है, 2047 में अनुमान तक कितनी होगी, उनकी आवश्यकता किस क्षेत्र में कितनी होगी, क्योंकि देश में राज्य भी इतने बड़े बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश, राजस्थान जैसा बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश, जिन प्रदेशों के साथ में अलग अलग तरह के भौगोलिक क्षेत्र वहां हैं, वहां पे वो किस तरह से उन जल की आपूर्ति पर काम करेंगे। इन सब विषयों पर विचार मंथन करने के लिए हम सबको न केवल साथ बैठने की आवश्यकता थी, अपितु बार बार साथ बैठने की भी आवश्यकता ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने महसूस की। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सब लोग एक साथ यहाँ बैठकर इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए इस 2 दिवसीय कार्यशाला में एकत्रित आए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जिन विषयों का उल्लेख किया, वाटर यूज एफिकेसी की उन्होंने चर्चा की। निश्चित रूप से जिन संसाधनों, आज पानी पर काम करने के लिए जो पहली आवश्यकता है कि हम अपने संसाधनों को पहचानें। मुझे स्मरण आता है जब 2019 में मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस एकीकृत मंत्रालय में काम करने का अवसर प्रदान किया था। भारत की सरकार के पास में कुल संसाधन देश भर में कितने हैं, कितनी वाटर बॉडीज हैं, कितने बांध हैं, उन बांधों की संख्या का भी स्पष्ट आकलन नहीं था। न हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज को, कि हमारे भूगर्भ के जल और सरफेस वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं, उनका स्पष्ट लेखा जोखा नहीं था। उस दिशा में निश्चित रूप से राज्यों के सहयोग से हमने अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की है। और हमने एक वाटर प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म इस तरह का बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं कि जहां हम अपने रिसोर्सेज को जान सकें, पहचान सकें, आने वाले समय को लेकर उनकी प्लानिंग कर सकें। और उसके बाद
जब हम अपने रिसोर्सेज को जान पाएंगे तो वाटर यूज एफिकेसी और बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स की दिशा में हम सब लोग काम कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विस्तार से इस विषय में चर्चा की है, आने वाले समय में इस पर और भी विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से पानी की आवश्यकता हमें पड़ती है और भारत जैसे बड़े देश में, जिस इतनी बड़ी आबादी वाले देश में, जहां भोजन की आवश्यकताएं भी निरंतर परिवर्तित हो रही, बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ में जिस तरह से फूड को कैलकुलेट करने का पैरामीटर बदल रहा है, जहां आज से पहले पूरे विश्व भर में वर्षों तक, सदियों तक फूड जो है भोजन को मापने की मात्रा किलोग्राम्स में, क्विंटल्स में, टन्स में, मीट्रिक टन्स में, मिलियन टन्स में होती थी। लेकिन जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है, इस बदलते हुए परिदृश्य में आज हम सब लोग भी जितने यहां बैठे हैं, उनके घर में शायद भोजन की जो है मात्रा का आकलन उसके किलोग्राम या क्वांटिटी से नहीं होता। आज बदलती हुई इकोनॉमी के साथ में हम सबके परिवारों में भी भोजन की मात्रा का आकलन उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू के आधार पर होने लगा है। उसमें जो है गुणात्मक तत्वों के उपलब्धता के आधार पर होने लगा है। ऐसे समय में जब दुनिया में जिस तरह के परिवर्तन हुए, फूड हैबिट्स में जिस तरह के परिवर्तन हुए, आने वाले समय में विकसित भारत में जिस तरह के परिवर्तन होंगे, उसके दृष्टिगत रखते हुए हमें कितने पानी के संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और इन सीमित संसाधनों के साथ में हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाएंगे। क्योंकि यदि पेयजल की चर्चा करें तो केवल 5 लीटर पानी शायद एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन अगर भोजन के दृष्टिकोण से देखें तो 1 किलो अनाज पैदा करने के लिए 1 टन से लेकर के 5 टन, मतलब 1000 लीटर से लेकर के 5000 लीटर तक पानी की आवश्यकता हमको पड़ती है। एक व्यक्ति के दिन भर के भोजन की अगर के लिए आवश्यक पानी की अगर मैं एक आकलन करूं तो मोटे तौर पर वो आकलन 600-700 लीटर पर डे तक जाता है। ऐसे में एक व्यक्ति जितना साल भर में पानी उपभोग करता है उससे ज्यादा एक सप्ताह में जितना भोजन करता है उसमें उससे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो आने वाले समय में इन चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए हम किस तरह से अपने इरिगेशन सिस्टम्स में परिवर्तन करें, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के ऊपर 2 तरह की चुनौतियां हैं। एक कि हमें और अधिक भंडारण की क्षमता को बढ़ाने की शीघ्र आवश्यकता है, लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह की वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य हैं, बहुत बड़े बड़े बांध देश में और बन पाएंगे इसकी संभावनाएं धीरे धीरे क्षीण होती जा रही। और बड़ी चुनौतियां, क्योंकि पिछले वर्षों में जिस तरह से हम सब ने इन संसाधनों के सप्लाई साइड को और अधिक हार्वेस्ट करने के लिए जिस तरह से काम किया, अब नए बांध हम और बड़े बना पाएंगे इसकी संभावनाएं क्षीण होगी। हो सकता है देश में कुछ जगह होंगी जहां हम शायद इस तरह के बड़े इनिशिएटिव्स ले पाएंगे, लेकिन पानी के जो है स्टोरेज पर हमें काम करना है। उसके लिए 2 तरह से काम किया जा सकता है। एक कि हम छोटे छोटे वाटर स्टोरेज पर पर काम करने को किस तरह फोकस करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की कल्पना की। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 25,000 अमृत सरोवर बने और देश भर में इस दिशा में और हम इसे नए आयाम किस तरह से दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में भूगर्भ के जल की पुनर्भरण, जो देश का सबसे बड़ा रिजर्वायर है, जो देश की सबसे बड़ी जल संधारण की क्षमता रखता है और जिस पर हमारी सबसे बड़ी निर्भरता है, उस दिशा में भी हमें और अधिक गति से काम करने की आवश्यकता है। हालांकि मुझे प्रसन्नता है कि पिछले वर्षों में हमने जिस तरह से इस दिशा में प्रयास किए हैं और इस प्रयासों को लेकर के जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ी है, उस अवेयरनेस के चलते देश में जिस तरह से राज्यों की सरकारों ने एफर्ट्स किए हैं, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार ने किए होंगे, गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुजलाम सुफलाम योजना चलाई होगी, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चली होगी, आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू चली होगी, बिहार में जो है जल जीवन हरियाली मिशन चला होगा, अन्य प्रदेशों ने भी, मध्य महाराष्ट्र ने जलयुक्त शिविर किया होगा, अन्य सभी प्रदेशों ने जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान की संकल्पना जिस तरह से देश को दी पिछले 3-4 साल से, जिस प्रकार उस पर काम हुआ है, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने, एनजीओज ने, सेलिब्रिटीज ने, इंडिविजुअल्स ने, पंचायतों ने जिस तरह से इस सब पे काम किया है, उसका परिणाम हम सबको दिखाई देने लगा है। अभी जो हाल ही में हमने ग्राउंड वाटर डेटा रिपोर्ट जो पब्लिश की है, उसके परिणाम बहुत सुखद बयार का एहसास हम सबको कराते हैं कि हम सब के समन्वित प्रयासों से जो पानी के भूगर्भ के जल का स्तर निरंतर गिर रहा था, जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स का नंबर था, वो नंबर निरंतर बढ़ता जाता था। अब की पहली बार 2017 के बाद 2020 में और 20 के बाद 2022 की रिपोर्ट में हमने पाया है
कि वो नंबर रिवर्स हुआ है। ओवर एक्सप्लॉइटेड नंबर ऑफ ब्लॉक्स की संख्या घटी है, क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल की भी संख्या घटी है, और जबकि सेफ ब्लॉक्स का नंबर बढ़ा है। लेकिन अभी हमें इस दिशा में और अधिक काम करने की आवश्यकता है, और अधिक फोकस्ड अप्रोच के साथ में काम करने की आवश्यकता है। हम जल के भंडारण की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में एक चुनौती हम सबके सामने और भी है, और वो चुनौती ये है कि जिस तरह से हमारे जो एग्जिस्टिंग रिजर्वायर्स हैं सेडिमेंटेशन के कारण से, दूसरी चुनौतियों के कारण से, जिस तरह से उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। आज अगर देश के सारे जल संसाधन जितने भी स्टोरेजेस हैं, बांध हैं, उन सब की अगर हम कल्पना करें, उन सब को मोनेटाइज करें कि उन सब की आज की तारीख में जितनी लागत हो सकती है, जितनी उनकी वैल्यू हो सकती है, उसके परिप्रेक्ष्य में यदि प्रतिवर्ष होने वाले सेडिमेंटेशन के लॉस के अपेक्ष की हम तुलना करें, विवेचना करें, और उसके कारण से जितनी उनकी टोटल कैपेसिटी जो रिड्यूस होती है वो करें, तो हम शायद लाखों करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हमको हो रहा है। और केवल मॉनिटरी लॉस नहीं, हमारी रिजर्वायर कैपेसिटी हम जितनी बढ़ा रहे हैं उसके सापेक्ष कुछ रिजर्वायर कैपेसिटी हमारी उसके कारण से कम भी हो रही है। हम सेडिमेंटेशन को रोकने के लिए किस तरह से सब लोग मिलकर के समन्वित प्रयास करें, ये निश्चित रूप से हम में से सब लोगों की जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की प्राथमिक कर्तव्य है कि हमें इस पर काम करना है। और इन सब के लिए जिस तरह के इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता है, हमारी नदियों में पानी का प्रवाह जिस तरह से घट रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी स्प्रिंग शेड की चर्चा की है, ठीक उसी तरह से हम वेटलैंड्स के कंजर्वेशन पर किस तरह काम करें। वेटलैंड्स के साथ साथ में हम हमारे कैचमेंट एरिया के प्रोटेक्शन और उनके ऊपर उनके डिग्रेडेशन को रोकने के लिए किस तरह से काम करें, क्योंकि केवल सप्लाई साइड के मैनेजमेंट से अब काम नहीं चलने वाला है। हमको डिमांड साइड के साथ साथ में हमारी सप्लाई अनइंटरप्टेड बनी रहे, उस दिशा में भी हम सबको काम करने के लिए काम करने की चिंता करने की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़ा विषय जिसकी चर्चा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की, और हमने अभी नेशनल वाटर रीयूज फ्रेमवर्क को जिसे लॉन्च किया है, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके समाधान के साथ में हम दो तरह की विषयों को दो तरह की चुनौतियों पे पार पा सकते हैं। एक कि उसके कारण से जिस तरह से हमारे वाटर रिसोर्सेज कंटेमिनेट हो रहे हैं उन्हें रोका जा सकता है, और दूसरा उस जो रिसाइकल्ड वाटर का रीयूज करके हम वाटर इकोसिस्टम में उतना ही क्वांटम ऑफ वाटर री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम नया इंड्यूस कर सकते हैं। इन सब विषयों पर हम सब लोग मिलकर के चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आने वाले 2 दिन में, आज से लेकर के कल शाम तक, हम सब लोग जो राज्य अपनी अपनी तैयारी के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने देश भर की परिस्थितियों के बारे में बात की, अपने अपने राज्य में जो है पानी की आज उपलब्धता, आज का आवश्यकता, आज की आबादी, आने वाले समय में उसका जो है 2047 में उस राज्य की आवश्यकता, आपूर्ति, और उसको लेकर के बढ़ने वाले गैप को लेकर किस तरह की तैयारी है, इन सब विषयों पर हम राज्यों के बाद विचार सुनेंगे, जानेंगे, हम सब एक दूसरे से सीखेंगे। हम में से हर एक ने कहीं न कहीं अपने अपने प्रदेश में कुछ न कुछ बहुत उत्कृष्ट किया है, जिससे दूसरे सभी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। हम पीने के पानी की निर्बाध उपलब्धता को किस तरह से सुनिश्चित करेंगे, पीने के पानी की उपलब्धता पर जो सबसे बड़ा कार्यक्रम पूरी दुनिया भर में चल रहा है, और अगर दुनिया भर की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत आज पानी के क्षेत्र में निवेश करने वाला, सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम जो है इस कालखंड में पानी के विभिन्न विषयों को लेकर के राज्य और देश की सरकार करने वाली है। ऐसी परिस्थिति में जो हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उसको सस्टेनेबल बनाए रखने और उसके कारण से बढ़ने वाली चुनौतियों, इन सब के समाधान के विषय में भी हम सब लोग चर्चा करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि ये बैठने का क्रम हमें निरंतर आगे बनाना पड़ेगा, और निरंतर हम इस विषय पर समग्रता के साथ में चर्चा करेंगे तो हम समाधान को प्राप्त कर सकेंगे, और आने वाले समय में देश के विकास और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में पानी की निर्बाध उपलब्धता चुनौती न बने, इसको हम इंश्योर कर सकेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी सारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, और आप सबका स्वागत करना चाहता हूं भोपाल के इस ऐतिहासिक शहर में, राजा भोज की इस नगरी में, रानी दुर्गावती की इस ऐतिहासिक नगरी में, और इस ऐतिहासिक सभागार में हम सब लोग पानी के शहर में पानी पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन। जय हिंद।